नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज 14 फरवरी है और पुलवामा अटैक की एक तरीके से वर्षगांठ है। और आज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे सवाल दागे हैं और उन सवालों को लेकर आज मैंने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति से बात किया जाए जिस व्यक्ति ने बहुत पहले ही सवाल किया था कि आखिर पुलवामा के दोषी कौन है और पुलवामा क्या सरकार की वजह से पुलवामा का अटैक हुआ था। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर रहस्य है। तो आज मैंने सोचा इन सवालों को लेकर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से बात किया जाए। सत्यपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो अ, सर जो कुछ सवाल खड़े किए गए हैं वो और जो जो रहस्य है अभी भी उनका जवाब नहीं मिला है। और वो ये है कि पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। दूसरा सवाल जो कांग्रेस ने डाला है वो ये है कि मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से क्यों मना किया। तीसरा सवाल, बटालियन के जाने से पहले सड़क मार्ग सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया। अगला सवाल, ये हमला किसकी नाकामी से हुआ है। और उसके बाद जो लिखा गया है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद गवर्नर को नरेंद्र मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी थी और इन सवालों के जवाब पीएम मोदी को देने चाहिए। और इसके बहुत सारे रिपोस्ट हो चुके हैं और आज श्रद्धांजलि भी दी गई है पुलवामा में जो लोग मारे गए थे कांग्रेस द्वारा। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं वो सवाल इसलिए और भी अहम है क्योंकि 2 दिन पहले ही जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, जो इंग्लैंड का अखबार है गार्डियन, उसने एक स्टोरी की थी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जो भारत की सरकार है उसने अदानी के सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी, बावजूद इसके कि मिलिट्री ऑफिशियल्स मना करते रहे कि बॉर्डर का जो स्थान है वो व्यापारिक चीजों के लिए, व्यवसाय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो वहां पर टैंक ऑपरेशंस होंगे या फिर माइंस अगर बिछाने की बात आएगी तो वहां पर विंड और सोलर प्रोजेक्ट है वो रोड़े अटका सकता है। इन वार्निंग्स के बावजूद सेना के बहुत सारे अधिकारियों ने इस पर ऐतराज जताया था, लेकिन बावजूद इसके अदानी को ये प्रोजेक्ट दिया गया। तो आज सत्यपाल सर से इन सारे सवालों के हम जवाब लेंगे। सत्यपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मेरा सर पहला सवाल मेरा यही है कि आज पुलवामा की वर्षगांठ है, लेकिन पुलवामा से जुड़े हुए सवाल आज भी उतने ही मायने रखते हैं, लेकिन उन सवालों पर कोई जवाब नहीं मिलता है। आपको क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार इतनी चुप है पुलवामा के सवालों पर? चू भी नहीं करते ये लोग। उसकी वजह है, इन्होंने पुलवामा का जब जिस दिन पुलवामा हुआ है उस दिन ये अपनी कोई शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में। मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन ये कांटेक्ट नहीं हुए। शाम को 6 बजे करीब इनका फोन आया और इन्होंने कहा कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इसमें हमारी भी गलती है। तो इन्होंने इस पे मुझे कहा कि नहीं, इसमें चुप रहिए। ठीक है, फिर एनएसए का फोन आया थोड़ी देर बाद और उन्होंने कहा सतपाल भाई इस पे थोड़ा चुप रहिए। मगर ठीक है, मुझे पता था कि सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे मिनिस्ट्री ऑफ होम से, क्योंकि फिर सड़क से नहीं लाना पड़ता जवानों को। 5 एयरक्राफ्ट उनको जम्मू से श्रीनगर भेज सकते थे आसानी से। मैं करता था जब बच्चे माँ के इंतजाम में फंस जाते थे बर्फ की वजह से, तो मैं एयरक्राफ्ट दिल्ली में किराए पे मिलते, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नहीं दिए और महीनों तक वो उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रही। इसके बाद जब ये घटना हुई और मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा चुप रहिए, तो मैं समझा कोई जांच वांच कराएंगे। लेकिन ये तो तीसरे दिन से इन्होंने नैरेटिव बदल दिया और सारी चीज पाकिस्तान के दिल्ली पे डाल के और इसको पॉलिटिसाइज किया। इसी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा वो। उस इलेक्शन में इनकी बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन पुलवामा पे ही इलेक्शन लड़ा। आज तक पुलवामा के कौन दोषी हैं ये पता नहीं चल पाया। लेकिन ये क्या दर्शाता है, अगर आज भी जो ये सारे सवाल है कि वो आरडीएक्स कहां से आया, ये किसकी नाकामी है, आज पुलवामा की वर्षगांठ के दिन आप इसे क्या कहेंगे, किसकी नाकामी है ये बेसिकली? ये नाकामयाबी इनकी होम मिनिस्ट्री की है, लेकिन इन्होंने इसको इसलिए नहीं खोलना चाहा कि इसका एक पॉलिटिकल इस्तेमाल करते रहे और आगे भी करेंगे। नहीं, तो आपने आपने कहा कि पुलवामा का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया होम मिनिस्ट्री द्वारा।
होम मिनिस्ट्री द्वारा नहीं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा। हाँ, ओके। तो मोदी जी ने इसका पुलवामा अटैक का राजनीतिक इस्तेमाल किया, आप कह रहे हैं? जी 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 हाँ, जी हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अगर दोबारा इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसा आप कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है, तो क्या दोबारा कोई पुलवामा अगर होगा तो क्या नरेंद्र मोदी या शाह साहब चूकेंगे नहीं इस तरीके के राजनीतिक इस्तेमाल से? नहीं, उनको राजनीति महत्वपूर्ण है, देश बाद में है। लेकिन क्या कहेंगे, आज आज क्या इसको लेकर कोई जांच नहीं होनी चाहिए? कोई जांच आज तक किसी जांच का ऑर्डर नहीं दिया गया, किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया? देखिए, इसमें जो आपने सवाल उठाए वो सारे मेरे उठाए हुए सवाल हैं कि एक तो सारा स्ट्रेच अनमैन्ड था, जितनी भी लिंक रोड्स आ रही थी वो जब हाईवे में मिलती थी, वहां एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी जो होनी चाहिए कायदन। इसके अलावा एयरक्राफ्ट दे देने चाहिए थे। इस सब के लिए किसी का सर नहीं काटा गया। नहीं, लेकिन आज तक जांच क्यों नहीं कराई? आज तक जांच की जांच मांग। जांच 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 मैम इसलिए नहीं कराई कि जांच तो इनकी दहलीज पर पहुंचेगी। जांच होगी तो ये नतीजा निकलेगा, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम। लेकिन सत्यपाल सर, आज सेना का इस्तेमाल मोदी जी या शाह साहब कैसे करते हैं? अब देखिए, अभी 2 दिन पहले जो मैं गार्डियन की स्टोरी का जिक्र कर रही हूं, अदानी साहब को फायदा पहुंचाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर अदानी को ही सोलर और विंड प्रोजेक्ट की अनुमति दे दी गई है। बहुत गलत है, निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट इज बिगर देन अडानी। लेकिन मोदी जी के हिसाब से क्या है नेशनल इंटरेस्ट, क्या है? नेशनल इंटरेस्ट अडानी है उनके लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि सेना की इतनी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं जब कारगिल दिवस होता है, और दिवाली पर भी वो सेना के जवानों के साथ जाके फोटो खिंचवाते हैं, ये सेना प्रेम और राष्ट्रवाद मोदी जी का ये क्या है? क्या इसमें दोगलापन आपको दिखता है? क्या क्या कहेंगे इस पर? आप मुझसे क्यों कहलवाना चाह रही हैं? आप सब जानती हैं उनको सेना से नहीं, खुद से मोहब्बत है और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अदानी को जिस तरह से आगे रखकर अब हर चीज अगर ताक पर रखी जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? अब जैसे अभी जो मैं जिसका केस बता रही हूँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, गार्डियन की जो स्टोरी थी, उसमें बिल्कुल ये साफ कहा गया है कि मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उनको मना किया, लेकिन बावजूद इसके उस प्रोजेक्ट को उनको क्लियर करके दिया गया अदानी को। हाँ, ये तो मैं इसको देशद्रोह मानता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट इज शुड बी प्रायर टू एवरीथिंग। आप ये कह रहे हैं कि ये मोदी ने देशद्रोह किया है, बॉर्डर सीमा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है? मैं बिल्कुल मानता हूँ, देशद्रोह नहीं, ये देश हित में नहीं है, इसको ऐसे कहिए। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा के साथ, आपको क्या लग रहा है कि कितनी गंभीर है मोदी सरकार? आप तो खुद उस समय जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे। क्या गंभीरता से सुरक्षा के इश्यूज को लिया जाता था उस समय भी? नहीं, कभी नहीं लिया जाता था। ये अपनी सहूलियत से इश्यूज को लेते थे, जो इनको सूट करता था उसे उस तरह से लेते थे। जैसे पुलवामा में भी इन्होंने जो इनको सूट करता था वो किया। लेकिन सर, पुलवामा में अभी कौन कौन से सवाल हैं जो विपक्ष भी, अब आज जैसे एनिवर्सरी थी तो विपक्ष ने रेज किया, लेकिन लोग भूल गए हैं पुलवामा को। अब आज हम अगर पुलवामा पे बात कर रहे हैं तो लोग ये कहेंगे कि अरे ये तो डेड हो चुका है, इस इशू पर बार बार आप लोग क्यों सवाल खड़े करते हैं? क्या हमें पुलवामा के सवाल लगातार करने चाहिए? मीडिया तो नहीं करता है इस पर। बिल्कुल करने चाहिए, चूंकि वो अनुत्तरित है, आज तक उनका जवाब नहीं आया है। उनका जवाब आना नेशनल इंटरेस्ट में है। सर, लेकिन जो भी वजह हो, लेकिन जनता इस समय मोदी जी इस समय फिर से एक बार बहुत ही पावरफुल नेता नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, अभी अमेरिका भी गए थे, पूरा ढोल बज रहा है कि देखिए कितनी सक्सेसफुल उनकी ट्रिप थी, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और जो उनकी 2 बैसाखियां हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो भी मुझे नहीं लग रहा किसी एंगल से भी वो अपना जो सपोर्ट है वो हटाने के मूड में लग रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी जी बहुत ज्यादा
एक ताकतवर नेता के रूप में दिखने लगे हैं? नहीं, मोदी जी एक तो ये बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि देश की जनता ने मुझे तीसरी बार चुना। उनको नहीं चुना, देश की जनता ने तो नहीं चुना था, उनको दो पार्टियों ने मदद करके खड़ा कर दिया, दैट्स ऑल। तो पूरी दुनिया में जाके ढोल पीटना कि मैं मुझे तीसरी बार चुना है, ये गलत है अपने आप में। नहीं, लेकिन जिस तरीके की प्रचंड जीत, अब तो उनको राज्यों, एक राज्य के बाद दूसरा, फिर तीसरा, हरियाणा से देखिए शुरुआत हुई थी, हरियाणा जीते, फिर उसके बाद महाराष्ट्र जीता, और अब दिल्ली भी उतने प्रचंड बहुमत से जीते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, जीत जो है वो कभी असत्य को सत्य नहीं करती। जीत अपनी जगह है, पॉलिटिकल विक्ट्री अलग जगह वो है, इलेक्टोरल विक्ट्री। उसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि जीता है वो सही था। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जो जीत है वो सही नहीं है, किस किस लिहाज से आप कह रहे हैं? नहीं, उनकी जीत हो सकती है, जीत हो गई तभी उनको पावर मिली हुई है, लेकिन उस पे ये इतराना कि मैं सही हूं, ये गलत है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी जीत पर जो इतराते हैं वो गलत है? वो गलत है, लेकिन क्योंकि ये उन्हें तो पता वो कैसे जीते। तो आपको क्या लगता है कि कैसे जीते हैं मोदी जी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र का तो राहुल गांधी ने बता दिया कैसे जीते हैं। बड़े पैमाने पे वो जो है बनाई गई हैं, जो 1-2 महीने पहले हुए चुनाव में नहीं थी, और उन्हीं के बेसिस पे वो जीत गए। तो कोई भी तिकड़म आधारित जीत नहीं होती है। और आपको लगता है कि जितनी भी जीत अभी तक मोदी जी ने हासिल की है वो केवल और केवल तिकड़म और धोखे से किया है? नहीं, जितनी तो मैं नहीं कह सकता, पर ये हाल की तो है। हाल मतलब आप कह रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो जीत है वो तिकड़म की जीत है? जी, महाराष्ट्र की खास तौर पे, क्योंकि उसका सबूत दे दिया है राहुल गांधी ने। हाँ, लेकिन सर ये देश किधर को लेके जा रहे हैं मोदी जी? अगर इसी तरीके से जीत होती रहेगी तिकड़म से ही, तो फिर चुनाव के क्या मायने हैं इस देश में? अब ये तो देश के लोग सोचें, मैं क्या बताऊं। सब प्रबुद्ध हैं, एवरीबॉडी इज अबाउट 21। तानाशाह तो ऐसे ही करते हैं, पर वो सोचना तो फिर जनता को होता है कि कैसे पिंड छुड़ाया जाए इनसे। आपको लगता है कि जनता मोदी जी से पिंड छुड़ा पाएगी? मुझे लगता है जनता मौत से, तुमने कहा कि जनता अल्टीमेट होती है, वो चाहेगी तो कुछ भी कर देगी, लेकिन सवाल चाहने का है। अभी वो ओपोजिशन से भी मुझे शिकायत है, ये भी कोई कुछ नहीं करते हैं, बहुत निकम्मे हैं। हम तो जब कम उम्र में लोहिया जी के चेले थे, 12 महीने 24 घंटे सड़क पे रहते थे। अब अपोजिशन लड़ता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब मोदी जी, अब जिस समय 2024 का चुनाव हुआ था, सबने कहा कि अरे देखिए इनकी कुर्सी जब 6 महीने या 10 महीने की है, उसके बाद खुद आरएसएस इनको बदल देगा। अब आपको क्या खबरें मिल रही है कि मोदी जी क्या ऐसे ही अजर अमर प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, इनको आरएसएस भी नहीं हटाएगा? अब तो देखिए आरएसएस का इतना आलीशान दफ्तर भी बन गया है 150 करोड़ रुपए में। तो अब आरएसएस क्यों वो तो यही कहेगा कि मोदी जी के राज्य में हमारा इतना बड़ा दफ्तर बन गया है, मोदी जी को हटाने की क्या जरूरत है? मोदी जी भी कंटिन्यू करेंगे और आरएसएस भी कंटिन्यू करेगा। सही है, वो मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, उस बहाने से तो हटा ही सकते हैं वो। क्योंकि मोदी जी ने 75 साल होने पर आडवाणी जी को हटाया था, जोशी जी को हटाया था। नहीं, लेकिन एक बार तो अमित शाह इस चीज को मना कर चुके हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक बार उनसे सवाल ये किया गया था तो अमित शाह ने तो कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको नहीं हटाने की बात ऐसी कही थी उन्होंने। वो नहीं हटेंगे ना हटा, उनको जनता ही हटाएगी जब हटाएगी। जनता को सोचना है कब हटाना, कैसे हटाना। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है सत्यपाल सर, आपको क्या वाकई में बहुत परेशान करती है? आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, आप ग्राउंड पर भी बहुत एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, आपने लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर बहुत ही खरी खोटी उनको सुनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी तो सुनते नहीं है। तो जो भविष्य है देश का, क्या वो आपको इस समय वाकई में, जब तक मोदी जी का राज है, वो आपको परेशान करता है? मुझे परेशान करता है, मुझे मोदी जी भी परेशान करते हैं। आपको ये जानकारी नहीं होगी कि मेरी सब सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मुझे मकान भी नहीं दिया। मैं जम्मू कश्मीर का गवर्नर था, 370 मेरे दस्तखत से हटी थी, मुझे
असली खतरा है, तब भी मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक सिपाही है सिर्फ। मेरे आपके घर गांव तक, आपके गांव का जानने पर रेड्स भी हुई 250 थी जी, जी, आपके मेरे जानने वाले जो लोग हैं उन पर रेड्स भी हुई थी। रेड हुई। मेरे यहाँ गांव में 250 साल पुराने मकान में इन्होंने रेड कराई। हम्म मेरे सारे ठिकानों पे रेड हुई, मेरे जानने वालों पे हुई, मेरे स्टाफ के फोन अभी भी सीबीआई के कब्जे में हैं। लेकिन क्या अभी भी आपको परेशान करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, आपके और आपके लोगों को? अभी ताजा तो कुछ नहीं है, पर वो सबके फोन तो अभी सीबीआई के ही कब्जे में, अभी नहीं छूटे ना, वो केस बंद हुआ है जो उन पे किया सब पे। हम्म लेकिन आपको क्या हमेशा क्या आपको एक डर सताता है कि मोदी जी पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे? क्या इस बात को लेकर आपको थोड़ा परेशानी होती है? परेशानी होती तो मैं बोलता क्यों, पर ये सच है, वो कुछ भी कर सकते हैं। किस हद तक जा सकते हैं मोदी सरकार, किस हद तक जा सकती है आपको परेशान करने के लिए? अब इससे हद क्या होगी? आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो किसी की, लीव इन ओपन। लेकिन आपको लगता है कि क्या आपकी अभी हाल फिलहाल कभी मोदी जी से या शाह साहब से कोई बात हुई है? आपकी कब आखिरी बात हुई थी? मेरी तो आखिरी बात तब हुई थी जब किसानों के मामले में इनसे मिलने गया था, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। लेकिन जो इस तरीके का रवैया है मोदी जी का, वो क्या कहलाता है उनके कैरेक्टर के बारे में? अब मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहती हैं? आप इतनी प्रबुद्ध हैं, आप सब जानती हैं कि क्या कहलाता है, लोग भी जानते हैं। उनका नहीं जो लेकिन पावर का जी, घमंड है, एरोगेंस है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनको पावर का घमंड है और उस घमंड की कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है जी। लेकिन कब तक ये आगे जाएंगे इस घमंड के साथ? अब देखिए, तो जनता को देखना है, जब तक जनता नहीं हटाएगी तो नहीं हटेंगे, कैसे हटेंगे? लेकिन वापस उस सवाल पर आती हूं जो मोदी और अदानी के दोस्ती को लेकर है कि ऐसा लग रहा है इतना शोर मच रहा है, इंटरनेशनली शोर मच रहा है अब अदानी को लेकर। अदानी का जो इंडाइटमेंट का केस है वो यूएस में चल रहा है। आपको लग रहा है कि मोदी ने अभी जो हाल में अभी जब ये गए हैं, अभी आज ही मोदी जी वहां से निकले हैं अमेरिका से, तो क्या इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अदानी के बारे में बात नहीं किया होगा? कोई उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि क्या ब्राइबरी चार्जेस पर आपकी कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम जब देश के दो मुखिया बैठते हैं साथ में तो फिर हम ये व्यक्तिगत बातें नहीं करते। उन्होंने अदानी के जो घूसखोरी वाला मामला है उसको व्यक्तिगत बता दिया। क्यों ऐसा कहा मोदी जी ने? अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, तो आप ही एनालाइज कर सकते हैं क्यों कहा। वो लगता है अवॉइड करना चाहते थे सवाल को। नहीं, क्योंकि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी व्हाइट हाउस में, उसमें एक पत्रकार ने पूछा था ये सवाल उनसे कि भाई आपकी कोई बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप से? तो उन्होंने कहा कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, और जब देश के दो मुखिया बैठते हैं तो हम ऐसी व्यक्तिगत बातें नहीं करते, व्यक्ति विशेष बातें नहीं करते। अब हो सकता है सच हो। नहीं तो क्या एक तरीके से वो मोदी जी ने कहा कि अदानी उनके व्यक्तिगत हैं या अदानी उनकी फैमिली है? एक तरीके से आज उन्होंने क्या व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना इस बात को कि अदानी उनका परिवार है? इस पे मुझे इन चीजों पे मेरे से क्यों कोई चीज बुलवाती हैं? आप सब जानती हैं, वो बोले ना बोले, अदानी उनका परिवार ही है। इसको सारा भारत जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अदानी की दोस्ती जो मोदी जी के साथ है उसकी वजह से उनकी इतनी आलोचना होती है, देश के हित के खिलाफ जाकर वो अदानी को सपोर्ट करते हैं। आखिर अदानी और मोदी में ऐसा क्या है कि वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि भाई उनको पॉलिटिकली ये चीजें हार्म कर सकती हैं, उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है अदानी के साथ इतनी नजदीकी का? ये सवाल मेरे से करने के नहीं है मैम। आप, यू आर अबाउट 21, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नहीं, लेकिन
क्या आपको क्या लग रहा है कि नुक्स इतना कुछ तो आप, क्योंकि दिन ब दिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, जो नजदीकियां हैं उसका जो एक एक्सटेंट है, उसका स्केल है, रोज कुछ ना कुछ नई बातें पता चलती हैं कि कभी ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, कभी वो प्रोजेक्ट दे दिया गया, अब तो देश हित को भी बिल्कुल ताक पर रख दिया गया है। तो आखिर कहां तक ये जाएगी दोस्ती, मैं ये पूछ रही इससे 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 तो ये लगता है कि जो अदानी का है वो उनका है। हूँ। मोदी जी वैसे ही तो फकीर है, पर जब अदानी है तो क्यों फकीर है? फिर तो उनको सब चीज मिलेंगी जब वो हट भी जाएंगे। हम्म। नहीं तो वो तो कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के आया था, झोला उठा के चला जाऊंगा। हाँ, चल दूंगा, मेरे पीछे अदानी है। फकीर के पीछे अदानी है तो उसको और क्या चाहिए? हम्म। इतनी बड़ी दौलत उसे कमवा के दे के जाएंगे तो उनको किस चीज की जरूरत? लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं और खासकर राजनीतिक हालात है, मैं मणिपुर की भी बात करूंगी कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लग गया है और ये 11वीं बार है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अपने ही बीजेपी शासित राज्य में उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अब उनको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जाना चाहिए इनको वहां। प्रधानमंत्री के तौर पे इतने दिनों से लोगों की डिमांड है कि वो मणिपुर जाए, जा ही नहीं रहे। क्यों, मोदी को डर लगता है क्या उससे? असल में मणिपुर की समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। ये एक फैक्शन को सपोर्ट करते हैं, उनको हथियार दिलवा दिए, कहा कि उन्होंने हथियार लूट लिए, जबकि मेरी जानकारी है सब सरकारी स्तर पे हथियार बांटे गए थे एक फिरके को। तो वहां ये अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि मोदी जी को डर लगता है कि अगर वो मणिपुर जाएंगे तो फिर उन पर कोई हमला ना कर दे, या कुछ इस तरीके का डर उनके मन में रहता ये है? तो नहीं कि आदमी जब गलत काम करता है तो उससे डरता है। आपके हिसाब से मोदी जी को सबसे बड़ा डर क्या है सर? सबसे बड़ा डर है आउट ऑफ पावर होने का। आपको लगता है वो आउट ऑफ पावर होंगे कभी? वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि पावर में बने रहें। ऐसा कभी नहीं होता है, तो बहुत बहुत लोग आए और चले हैं। लेकिन सत्ता में बने रहने की जो एक ललक है मोदी जी की, उसके बारे में बहुत लोग कमेंट करते हैं, लेकिन दिन पे दिन कुछ नए आयाम दिखते जाते हैं। अब जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है, चुनाव आयोग भी एक ऐसा चुनाव आयोग है कि वो ये इंश्योर करेगा कि मोदी जी एक अमर प्रधानमंत्री बन के निकले। तो अब जब इंस्टीट्यूशंस ही सारे कोलैप्स हो गए हैं तो उम्मीद क्या बची है? महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली में क्या कुछ हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी जो मैंडेट मिला है वो चुराया हुआ मैंडेट है। आपको क्या लगता है दिल्ली के मैंडेट के बारे में? नहीं, इस वक्त मेरा बोलना ठीक नहीं, मैं नहीं बोलता इन चीजों पे जिसके मेरे पास कोई सबूत ना हो। लेकिन चुनाव का मतलब क्या रह गया अब इस देश में? कुछ नहीं है, जो ये चाहेंगे वो होगा। चुनाव क्या होता है? चुनाव क्या अब बेमाने हो चुके हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया? बहुत दूर तक। मतलब आपने कहा बहुत दूर तक, इसका मतलब? बहुत दूर तक बेमानी हो गए। वो तो मैनिपुलेट हो सकते हैं, चूंकि चुनाव मैनिपुलेट हो सकते हैं और ये उन्हें अपने हक में मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो बेमाने चुनाव है, यानी कि इलेजिटिमेट चुनाव है, एक तरीके से जो भी चुनाव का नतीजा आ रहा है वो वैध नहीं है, इलेजिटिमेट चुनाव है, तो इलेजिटिमेट चुनाव को आगे लेके कितनी दूर तक जा पाएंगे मोदी जी, ये भी एक सवाल है। वो जाने, मैं इस पे मेरे से क्यों पूछती हैं इस चीज को कि कितनी दूर तक जाए? जब तक जनता चाहेगी जाएंगे, जब जनता खड़ी हो जाएगी तो हट जाएंगे। नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में एक भारी संख्या जो जनता की है उसने विपक्ष को वोट दिया है, वरना 240 सीटें नहीं आती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी भक्ति में कमी आई है लोगों के? क्या मोदी का जो असली चेहरा है वो क्या लोग अब समझने लगे? हाँ, वो तभी तो वोटिंग कर ये रिजल्ट हुआ कि अपने बूते जीत के नहीं आ पाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है अब 2025 में, 2024 में चुनाव हुए थे कुछ 8-9 महीने पहले, और आपको क्या लगता है कि मोदी
कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, या फिर अब बैसाखी के बल पर एक बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रूव किया अपने आप को? अब इस सब का आप मेरे से इतने बेमतलब के सवाल क्यों करती हैं? बेमतलब का सवाल कहाँ है? बिल्कुल बेमतलब का है, सब जानते हैं। अब आप नहीं बोलना चाहती, लोग नहीं बोल, मेरे से बुलवाओ, मेरी दुश्मनी मुझे ही मरवाओ, मैं इस सब में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन क्या कहेंगे मोदी जी को, क्या एडवाइस देंगे आप इस समय? मैं उनको कोई एडवाइस नहीं दूंगा, उन्हें एडवाइस की जरूरत नहीं है, वो ना किसी की सुनेंगे ना मानेंगे, पर मेरी मानते तो वो सब छोड़ छाड़ के चल देते, अमर हो जाते इस देश में। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी मानते तो वो देश छोड़ के चले जाते और अमर हो जाते? देश छोड़ के नहीं, पावर छोड़ के चले जाते। देश छोड़ने की जरूरत नहीं थी, उनका बड़ा सम्मान होता पूरे देश में। आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी सत्ता छोड़ दे तो उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बढ़ जाए। अभी तो वो हार को जीत बताते हुए घूम रहे हैं कि मुझे तीसरी बार चुना गया, जबकि नहीं चुना गया। ये सब ना करें, वो तो सब सही सही बात बोले, भाई मैं कोशिश की, 2 बार जीता, तीसरी बार मैं नहीं जीता, तो मैं नई सरकार बनाऊंगा, कोई और बनाए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी हार को जीत बता रहे हैं? जी। ओके। लेकिन सर 2-3 सवाल बस आपसे विपक्ष के बारे में भी पूछूंगी कि इस समय विपक्ष किस स्थिति में आपको नजर आ रहा है? विपक्ष बहुत निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। और आप समझिए कि जब हम स्टूडेंट लाइफ से विपक्ष में थे, लोहिया जी हमारे नेता थे, तो हम 12 महीने 24 घंटे सड़क पे रहते थे, संघर्ष करते थे। अब आपको कहीं विपक्ष का संघर्ष दिखाई देता है? वो भी उनके पास जो माल है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं। लेकिन सर कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो लगातार चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, चाहे कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, हर चीज के बारे में बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे जानकारी नहीं है, बट राहुल इज मेकिंग सेंसिबल नॉइजेस, वो सही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राहुल के खाली सही आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो अकेले अपनी पूरी पढ़े या ना पढ़े, वो सही कर रहे हैं, राहुल सही कर रहे हैं, और मैं उनको सपोर्ट करता हूं इस सवाल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।